हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेंट्रल मोशन पढ़ रहे हैं और सेंट्रल मोशन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लास्ट हमने कर लिया था, ठीक है। और इसके आगे का अपन लोगों को बात करनी है, मतलब अपन सेंट्रल फोर्स में अब तक क्या क्या कर चुके हैं। देखो, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज में अपन सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इसमें एक चीज़ ये सिद्ध कर चुके हैं कि जब भी कोई कण सेंट्रल फोर्स के अंडर में गति करेगा तो वो एक तल में गति करेगा हमेशा। तल में गति करने के साथ साथ उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, कोणीय संवेग, वो हमेशा नियत रहेगा। कण की गति की समीकरण भी हम निकाल चुके हैं सेंट्रल फोर्स के अंडर में जब पार्टिकल मूव करेगा। और इसके अलावा हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक बार पहले बता चुके हैं, वो तो सिंपल वे में बताया था, फिर इसको मैथमेटिकली हमने पूरा प्रूव किया था पिछले टॉपिक में कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुरू कर रहे हैं आपका इसी में। देखो, ये थर्ड हो गया था आपका, तो मैं शुरू कर रही हूँ फोर्थ पॉइंट इसी में, वो है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इससे अगले वीडियो में अपन ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि जैसे कोई कण अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन करता है तो वो क्या नाम से कोणीय संवेग उसका हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। उसी तरीके से ऊर्जा भी उसकी हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी में बेसिकली आपको कौन कौन सी एनर्जी आएंगी वो अपन प्रूव करेंगे पहले धीरे धीरे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी, ठीक है। देखें, एनर्जी कंजर्वेशन, कण की ऊर्जा को हमें सिद्ध करना है कि वो हमेशा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इफ़ एनी पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि यदि कोई कण संरक्षित केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील है, मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस, देन उसके लिए सेंट्रल फोर्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, डी यू अपॉन डी आर, यू आर का फंक्शन होता है और साथ में आर कैप, ठीक है। यानी कि हमने ये ले लिया कि अगर कोई कण संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिशील है तो हमने क्या कहा, ये संरक्षी बल है। संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। हमने कहा था ना, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू होता है, पढ़ा था कि नहीं, कि किसी भी संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रवणता क्या है, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। देखो ना, डी बाई डी आर कर दिया मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी है। डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर भी लगाया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं अपन, तो एफ आर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का डी यू बाई डी आर। तो इसको मत डालो इक्वेशन 1, इसको डाल दो, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको इक्वेशन निकलवाई थी किसकी, ये देखो इक्वेशन 13 और 14 निकलवाई थी, और मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल दैट इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करने वाले कण की गति के समीकरण ये दो थी, एक तो 13 और एक ही 14, ठीक है। तो हमें यूज़ लेनी है ये इक्वेशन 13, इसको मैं लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एफ आर यहीं पर तो है, एफ आर की अभी भी मैंने एफ आर निकाला तो वो यहाँ यूज़ आएगा, ठीक। अच्छा, उससे पहले एक काम और करेंगे अपन, ये डी थीटा बाई डी टी की जगह पर एक वैल्यू और रखेंगे अपन। हम ये भी जानते हैं कि सिंस जे इज इक्वल टू क्या था, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये आपको याद है कि नहीं, ये तो नहीं भूले आप। देखो, ये सिद्ध करवाया था मैंने आपको, ये रहा देखो, जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। तो अब नंबर तो इधर उधर हो रखे हैं, तो मैंने सीधे इक्वेशन में लिख दी, इसलिए जे इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। एक तो इसको यूज़ लेंगे अपन, और एक अपन इसको यूज़ लेंगे, इक्वेशन 13 को। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो, ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस सी एफ लिख रही हूँ ना शॉर्ट में, क्या होती है इक्वेशन होती है हमारी एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ आर। समझ गए, ये इक्वेशन होती है। अब ज़रा देखो, वैल्यू रख दो यहाँ पे, इक्वेशन 3 डाल देती हूँ उसको, पुट वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, एम को भी मैं अंदर लेकर के जा रही हूँ, ठीक है, माइनस का आर
डी थीटा बाई डी टी कितना है, जे अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ से निकालो ना डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितना आएगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो उसका, और वो मैं यहाँ रख रही हूँ, कितना आएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4, वैल्यू रख दी मैंने डी थीटा बाई डी टी की, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ आर की वैल्यू रख दो, कितनी है एफ आर की वैल्यू, माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ रख रही हूँ, तो कितना आ गया, माइनस का डी यू बाई डी आर। समझ गए। अब ज़रा देखो, अब ज़रा ये देखो आप, इसको आर से आर को काट लो तो क्या बचेगा आपका, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस का डी यू बाई डी आर प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आर से आर काट दो, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर क्यूब। एम स्क्वायर कैसे आएगा भाई, एम को अपन ने मल्टीप्लाई भी तो किया है ना, हाँ ये देखो ये एक एम, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एम कैंसिल भी तो हो जाएगा, एम बचेगा केवल, है ना, इसको सही कर लेना आप, एम स्क्वायर नहीं एम बचेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस एम को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, ठीक है ना, तो एक ही एम बचेगा आपका नीचे, तो ये हो गई हमारे पास, इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दें, मैं यहाँ देखो ध्यान से, सिंस डी यू बाई डी बाई डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -2 अपॉन आर क्यूब होता है कि नहीं होता, इसको मैं यहाँ रखूँगी, यहाँ से देखो मैं 1 अपॉन आर क्यूब की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, -1/2 डी बाई डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं ऐसा, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो मैं 1 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू ये रख सकती हूँ, वो मैं यहाँ रख रही हूँ, रख दो 1 अपॉन आर क्यूब की जगह वैल्यू, ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 4, ये वाली वैल्यू है, आप चाहो तो इसको 5 डाल सकते हो, ठीक है, रखो ज़रा, देयरफॉर एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, माइनस डी यू बाई डी आर प्लस की माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये -1/2 है, तो -1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम, और साथ में क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी आर और 1 अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है ये, अरे भाई सही बात है कि नहीं है, चलो सही बात है ये। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं सही से, तो एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस का डी बाई डी आर आप कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी आर था ना, तो मैं यहाँ भी बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारी तिकड़म किया यहाँ पे, बात समझ में आ गई, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, डेरिवेशन में भी आपको कुछ चीज़ें बीच बीच के स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है, बाकी पूरा नहीं रट्टा मारना होता, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, यही बचेगा ना, क्योंकि डी बाई डी आर मैंने कॉमन ले लिया माइनस के साथ, ये बच गया आपके पास। अब सिंपल लग रही है ना इक्वेशन, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 6 के दोनों साइड पे डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई करूँ, आप तो बस समझते जाओ, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स भी चल ही नहीं रही है, फिजिक्स यहाँ थी जो आपको ध्यान रखना था, ये अपन पहले प्रूव करा चुके थे, ये इक्वेशन पहले निकाल चुके थे, सिर्फ वैल्यू रखी है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर लेकर के गए और अपन 6 तक आ गए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, मल्टीप्लाइंग बाय डी आर बाई डी टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 6, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, इधर आएगा एम डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा देखो, माइनस डी बाई डी आर ऑलरेडी है, और मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, डी आर बाई डी टी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या बच रहा है, यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ठीक है भाई। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख दूँ क्या इसको, डी बाई डी टी 1/2 एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। आप डेरिवेशन को एक दो बार हाथ से करोगे ना, आपको पता ही लग जाएगा कि आगे क्या करना है। देखो अब ज़रा इस डिफ्रेंशिएशन को खोलो, सॉल्व करो इसको, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो m का तो होगा नहीं, हाफ का भी नहीं होगा, इसी का होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि डी आर बाई डी टी का भी तो एक बार करोगे, पहले पावर का करोगे फिर डी आर बाई डी टी का करोगे, तो 2 आगे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन, इसको मैंने इस टर्म को ऐसे लिख सकता है डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये डी आर से डी आर हट सकता है, पढ़ते हो ना आप मैथमेटिक्स में, इस तरीके से सीरीज़ बनती है, तो माइनस का डी बाई डी टी बच गया केवल, और इधर u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, दोनों साइड से हटा दो,
ठीक है। या फिर एक काम कर लो, बाद में हटा देंगे अपन, ऐसा लिख देते हैं डी बाई डी टी इधर ले, इस वाली टर्म को भी बाकी सारी को इधर ले आओ और डी बाई डी टी को कॉमन ले लो, तो क्या बचा आपका हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा ना, इधर ले आई यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे भाई यही तो सिद्ध करना था, यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब पहचानो इसमें एक एक टर्म को, समझ में आ गया ना, डी बाई डी टी 0 है इसलिए ये टर्म क्या हो गई कांस्टेंट। अब ध्यान दो इस पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स आएगी आपकी, इक्वेशन 6 के बाद ये हो गई 7। ये कौन सी एनर्जी है, क्या आप इस एनर्जी को पहचानते हो, कौन सी एनर्जी, हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, इसमें 3 तरीके की एनर्जी दिख रही है आपको। ये कौन सी एनर्जी है, हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। भाई डी आर बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आप अच्छे से पहचान ही गए होगे। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी है, ये है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। घूर्णन गतिज ऊर्जा याद है आपको क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है आपकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर के ई लिख दो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है नहीं होती है, तो आप सोच रहे होगे कि ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से ये कैसे आया, या फिर ये आई कैसे कैसे कहा हमने कि ये भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। देखो ज़रा, हमने क्या कहा, हमारे पास कौन सी टर्म है जे बराबर आई ओमेगा होता है कि नहीं, अरे भाई मैं कह रही हूँ जे बराबर आई ओमेगा होता है कि नहीं। जे क्या है, जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व गुण। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, ठीक है। ये जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, और ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन किसके इक्वेशन के जैसी है, ज़रा बता सकते हो मेरे को। एंगुलर मोमेंटम, देखो नॉर्मल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू MV। पी का काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, जे ही तो करता है। ये रेखीय वेग है, यहाँ कोणीय वेग आ गया। यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व गुण, ये मैंने बता रखा है आपको। तो जो काम रेखीय वेग में द्रव्यमान करता है, घूर्णन जो गति होती है उसमें वो काम जड़त्व गुण करता है। तो m का काम कौन कर रहा है, आई, जो रेखीय वेग है उसकी जगह पर कोणीय वेग आ गया। तो P बराबर MV जैसी इक्वेशन है, J बराबर आई ओमेगा, ठीक है। रख दिया मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर 2m, और ये क्या आ गया आपका MR स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो MR स्क्वायर है वो भी तो आई ही है भाई, MR स्क्वायर क्या होता है, आई तो है, आई बराबर जड़त्व गुण, और जड़त्व गुण आई बराबर क्या होता है, MR स्क्वायर होता है। आई से आई काट दो तो क्या बच गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही तो बचा। तो यही तो है आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी RKE, ठीक है ना। मतलब ये डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये तो मैं समझाया आपको कि ये कैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कैसे है। जे बराबर होता है आई ओमेगा, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, MR स्क्वायर की जगह पर मैंने आई रख दिया, आई से आई काट दिया, आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो ये है, समझ गए। तो हमने क्या देखा कि किस किस का योग, इस ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग हमेशा एक नियत क्वांटिटी रहेगी, इसी को हम क्या कहेंगे, कुल ऊर्जा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर, ये सारा रफ पार्ट था, ठीक है, मूविंग अंडर central force is always conserved, very important। इन सब में से जितने भी पॉइंट करा रही हूँ इनमें से एक पक्का आएगा, ठीक है ना। तो यदि कोई कण ये केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहा है तो उस कण की कुल ऊर्जा हमेशा कैसी रहेगी, संरक्षित रहेगी।
बात समझ में आ गई? तो ये हमारा टॉपिक अलग, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, लेकिन पढ़ते रहना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, जिस भी सब्जेक्ट से आप डरते हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करो। ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, ये टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, ये वेस्ट नहीं करना है आपको। ये टाइम में आपको ये चीज़ बार बार बोलती हूँ, ठीक है ना। आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम है, फिज़िक्स से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसको पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपकी मर्ज़ी है। बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको ले लो बस। और अपना टॉपिक जो है वो अच्छा करो, चाहे वो केमिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, दिमाग आपका जाम हो जाएगा। भले ही दिन में 2 घंटे पढ़ो सिर्फ, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गति के समीकरण के हल करने की कोशिश करेंगे। जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी उनको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।